हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टूडेंट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों बीए सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका होम साइंस सब्जेक्ट है, उनके लिए आज मैं आप लोगों के बीच में कुछ नया प्रश्न आपके बीच में लेके आया जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ आपके बीच में आएंगे और मैं अगली वीडियो में आप लोगों के लिए एक नया मॉडल पेपर भी सॉल्व कराएंगे, जिससे कि आप लोग के पेपर में और आपको फ़ायदेमंद भी साबित होगा। तो दोस्तों, अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन पर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे और पुराने छात्र छात्राएँ एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते हैं। दोस्तों, मज़े से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्लास की तरफ। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपका प्रश्न रहेगा पेपर में और पूछा भी जाएगा कुछ इसी तरीके से। जैसे आपका पेपर में आ गया प्रश्न नंबर 1 यानी सेक्शन सी का। ये सेक्शन सी के प्रश्न हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, सॉल्व करा रहे हैं और अगले वीडियो में हम आपको मॉडल पेपर भी सॉल्व करा देंगे। अब जैसे आपका आता है कि फर्नीचर के विभिन्न प्रकार पर संक्षेप में प्रकाश डालिए, यानी कि फर्नीचर को फर्नीचर के कितने प्रकार के होते हैं और ये कहाँ कहाँ रखते हैं, किस तरीके से हम इसको यूज़ में लेते हैं, और उसके बाद में फिर आपका था कि फर्नीचर का यूज़ हम कहाँ करते हैं और इसमें कितने प्रकार की लकड़ियाँ होती हैं। तो सारी चीज़ें जैसे भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिखना होता है। इसमें आपको दो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। पहली चीज़ें तो आपको आता है दोस्तों कि फर्नीचर से संबंधित कि फर्नीचर में आपको ध्यान रखने की बातें क्या हैं। उसके बाद में फिर आपको फर्नीचर की वस्तुएं कौन कौन सी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको आपके लिए कौन सा ज़रूरी है। तो ये सारे आपको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए सारे आपके पेपर में लिखना होगा। तो कुछ इसी तरीके से आपको लिखना भी है, क्योंकि मैं आपको ये हाथों से बना के लिखा हुआ है इसमें, और मैं आपको शॉर्ट करके ही बनाया है पेपर। इसमें ना कोई आपको अलग से कुछ करना है, बस इतने अगर आप लिख देते हैं तो पेपर में आपको कुछ भी करना नहीं है। तो जैसे आपका दिया गया कि फर्नीचर के विभिन्न प्रकारों को संक्षेप में, यानी कि जो फर्नीचर के प्रकार दिए गए हैं वो कितने प्रकार के हैं, क्या क्या दिए गए हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना होगा। अब जैसे दिया गया है इसमें आंसर में लिखेंगे लोग कि परिवार की सुख सुविधा के लिए प्रत्येक कमरे को सजाते समय परिवार की आवश्यकताओं तथा सामाजिक स्तर का ध्यान में रखना अति आवश्यक है। परिवार को आराम में से रहने के लिए कुछ ऐसे सामान की आवश्यकता होती है जिसमें वह आराम कर सके, जिससे क्या होता है वह आराम कर सके और आराम से उठ बैठ सके और ज़रूरत की चीज़ें संभाल कर रख सके। तो ये होती है फर्नीचर से कुछ जुड़ी हुई बातें। जैसे अब ऐसे ही सभी सामान के लिए फर्नीचर शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए फर्नीचर का युक्त हम यूज़ करते हैं। अब आपका आता है कि कुछ जैसे दिया है कि कुर्सी, मेज़, पलंग, सोफ़ा, खाने का मेज़ इत्यादि सभी ये फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं। आधुनिक जीवन में फर्नीचर की उपयोगिता बढ़ गई है तथा यह परिवार के बजट व जीवन का प्रमुख भाव बन गया है। अब आपका आता है कि फर्नीचर के बनावट कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से बनाया जाता है, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको करना है, क्योंकि आने वाले जो टाइम है वो आपको ये इतना पता होना चाहिए कि फर्नीचर हमें चेयर बनवानी है तो किस तरीके से बनवाएंगे जो हमें देखने में भी सुंदर हो और बैठने में भी आरामदायक हो। ये सारी चीज़ें आपको खुद गणना करना पड़ता है, तो इसी वजह से आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो इस तरीके से आपका आएगा कि बनावट के अनुसार फर्नीचर को कई भागों में बांटा जा सकता है। इनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। आगे आइए आपको इसमें बताया गया है कि कितने प्रकार के बनावट बनाए जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखने वाली बात है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है दोस्तों। अब जैसे यहाँ पे दिया है का नंबर, इसमें दिया है कि विभिन्न प्रकार की लकड़ी का फर्नीचर, जैसे विभिन्न प्रकार के लकड़ी का जो बनाया जाता है, इसमें आपका दिया है कि फर्नीचर बनाने के लिए कई तरह की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है तथा इसकी कीमत भी लकड़ी के प्रकार पर निर्भर करती है। आमतौर पर देवदार हो गया, शीशम, आम, चीड़, अखरोट आदि की लकड़ी प्रयोग की जाती है। सागवन का फर्नीचर बढ़िया किंतु महंगा होता है। आम की लकड़ी का फर्नीचर सस्ता तो होता है लेकिन उठाने में भारी होता है। एक और प्रकार की खास लकड़ी जिसे हम प्लाईवुड का फर्नीचर में सुदृढ़ होता है, किंतु आर्थिक दृष्टि से ये बहुत महंगा होता है। तो ये होता है फर्नीचर, यानी कि लकड़ियों का फर्नीचर। सेकंड नंबर है बेत का फर्नीचर। अब बेत का फर्नीचर किस तरीके से होता है? जो बेत का होता है वो प्लास्टिक होता है तथा बांस होता है, दोनों ये इसी युक्त होता है। बेत का फर्नीचर
लकड़ी के फर्नीचर की अपेक्षा सस्ता तो होता है, किंतु इसमें सुदृढ़ नहीं होता है। आजकल बेत के फर्नीचर बहुत ही खूबसूरत डिजाइनों में बनाए जाते हैं तथा उन्हें वर्निश या कोई भी रंग करने के बाद बेचा जाता है। जैसे इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसकी जो तरलता होती है वो आसानी से क्या होती है, मुड़ जाती है। जिस साइड में हम इसको मोड़ना चाहते हैं अच्छे से वो मुड़ जाती हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे बेत की फर्नीचर आजकल बहुत ज़्यादा डिज़ाइनों में बनाई जाती हैं। तो इस वजह से इसमें आपको तरलता से मुड़ जाती हैं और सुदृढ़ होकर ये क्या होती हैं, जिस साइड में हम चाहेंगे उसी तरीके से बन जाएगा और वो आकार उसी आकार में ये अपना आकार सुदृढ़ कर लेती हैं। फिर आता है कि उन्हें वर्निश या कई रंग में भी बेचा जाता है। बेत के सोफ़ा सेट हो गए, पलंग हो गए, स्टूल, मेज, झूला, कुर्सी इत्यादि सभी चीज़ें बनाई जाती हैं। ये फर्नीचर भार में हल्के होते हैं अतः इन्हें इधर उधर ले जाना आसान है। तो इस वजह से ये आपको बेत का फर्नीचर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आता है थर्ड नंबर इसमें दिया है कि गद्देदार फर्नीचर। अब गद्देदार फर्नीचर किस तरीके से होते हैं, इसमें आपका जैसे सोफ़ा हो गया, दीवान हो गया, नहीं अधिकतर इसी प्रकार के फर्नीचर में आते हैं। गद्देदार फर्नीचर का ढांचा तो लकड़ी का बना होता है, लेकिन सीट के स्थान पर नारियल का भूसा, स्प्रिंग, रुई तथा रेक्सीन आदि डालकर मोटे गद्दों की व्यवस्था की जाती है। आजकल स्प्रिंग आदि के स्थान पर सीट की जगह बनाकर उसमें रबड़ फोम, यू फोम, कांच, तंतु फोम जिसे कहते हैं डनलप या ग्लास फोम आदि की गद्दियाँ कपड़े ढककर डाल दी जाती हैं। लकड़ी के ढांचे व गद्दियों को ढकने के लिए किसी भी अच्छे कपड़े यानी जिसे हम कहते हैं मखमल हो गया, रेक्सीन, चमड़े जैसे फोम का प्रयोग किया जाता है। रेक्सीन व चमड़े जैसे फोम अधिक सुदृढ़ होते हैं, यह मैला नहीं होता है और अगर हो जाए तो गीले कपड़े से साफ भी किए जाते हैं और अतः ये स्वच्छता और आरोग्यता बनी रहती हैं। तो ये आता है आपका गद्देदार वाले। फिर आता है फोर्थ नंबर, घ नंबर आपका आता है कि धातु का फर्नीचर। धातु का फर्नीचर कैसे बनाया जाता है, इसमें आपका जैसे आपका आता है फौलादी फर्नीचर। फौलादी फर्नीचर अधिकतर स्टील या एल्यूमिनियम की खोखली नलियों या चादरों का बना होता है। जहाँ स्थान का अभाव होता है वहाँ के लिए फोल्डिंग अधिकतर या आवश्यकता ना पड़ने पर बंद करके गैराज या स्टोर आदि में रखे जाने के लिए खरीदा जाता है। जैसे पिटे लोहे आपका होगा जिसके रॉट आयरन कहा जाता है का फर्नीचर भी कई सुंदर डिजाइनों में बनाया जाता है। इसे जंग लगने से बचने के लिए सफ़ेद रोगन करके बेचा जाता है। तो इसको इसी तरीके से आपको धातु का फर्नीचर युक्त किया जाता है। उसके बाद फिर आता है आपका 6 नंबर प्लास्टिक अंगन नंबर आपका आता है प्लास्टिक तथा अन्य प्लास्टिक तंतु का फर्नीचर। अब जैसे ये प्लास्टिक के फर्नीचर होते हैं और तंतु के बाद जो प्लास्टिक तंतु होते हैं उसका फर्नीचर किस तरीके से है, इसमें आपका आता है कि विज्ञान ने इतनी अधिक उन्नति कर ली कि घर में प्रयोग होने वाले फर्नीचर था प्लास्टिक तथा तंतु फाइबर के बनने लग गए। यह सुंदर, हल्के व विभिन्न रंगों तथा डिजाइनों में आते हैं। आर्थिक दृष्टि से कुछ महंगे तो होते हैं किंतु सुदृढ़ भी बहुत होते हैं। इन्हें साफ करना बहुत आसान होता है तथा यह जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं और ना ही क्या होते हैं टूटते हैं। तो ये आप कहते हैं प्लास्टिक वाले फर्नीचर। उसके बाद फिर आप आते हैं नेक्स्ट। तो ये था सारे आपके फर्नीचर के। अब फर्नीचर के बारे में आपको ये पता चलेगा कि आपके फर्नीचर के कितने उपयोग में लाए जा सकते हैं। तो ये फर्नीचर हो गया आपका। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि प्रकाश के स्रोत क्या हैं, प्रकाश के प्रकारों का वर्णन कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये दोनों प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाते हैं और आने वाले जो टाइम में पेपर होने वाले 1-2 महीने बाद में आपके 24 सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, उनमें ये जो प्रश्न है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट की पहले से अगर आप तैयार करके रखते हैं तो आने वाले जो पेपर में होते हैं केवल आपको रिवीजन करना होता है और रिवीजन करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप पढ़े होते हैं तो केवल आप क्या होता है एक सरसरी निगाह में आपको दिमाग में कंठस्थ करके ये आपको करते जाना होता है। अब आपका आता है जैसे प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत क्या है, जिसे जो हम अपने आँखों से द्वारा देखते हैं तो इसी को प्रकाश का स्रोत होता है। यानी कि हम किसी चीज़ को हम देखते हैं या उजाला जिससे हमें प्राप्त होता है तो इसी को हम स्रोत कहते हैं। अब आता है जैसे प्रकाश 3 विभिन्न भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादित किया जाता है। जैसे जलने के द्वारा हो गया, फिर आता है ताप दीप्ति द्वारा और विद्युत डिस्चार्ज के द्वारा। अब फर्स्ट नंबर आपका आता है कि जलने के द्वारा। अब जलने के द्वारा कैसे प्राप्त होती है वो आपको यहाँ पे हम बताएंगे। जैसे प्रकाश उत्पन्न करने की यह प्राचीनतम विधि है और अग्नि, तेल के लैंप, मोमबत्ती और गैस के लैंप कुछ उदाहरण हैं जो कि जलने के लिए के द्वार
जो कि जलने के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इसमें उत्पन्न प्रकाश जो होता है वो पीले और नारंगी रंग का होता है। घरों में इस विधि का उपयोग करना अव्यावहारिक है, क्योंकि इसे नियंत्रित करना अपेक्षाकृत कठिन होता है और यह जल्दी आग पकड़ लेती है। तो ये आपका था जलने के द्वारा हो जाता है। फिर आता है आपका तापदीप द्वारा। तापदीप द्वारा कैसे होता है, आप लोग इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि ये आपके पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। और वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लस में बेल आइकन दबाइए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। और मैं आपको कुछ दूसरे टाइप से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ कि जिससे कि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए और अच्छे से जो आने वाले पेपर में वो आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त करें। तो मैं आप लोगों के साथ हमेशा आपके तत्पर रहता हूँ और जहाँ तक मेरा ये प्रयास रहता है कि आप लोगों को उच्च क्वालिटी का टाइम दिया जाए पढ़ने के लिए और आपको उच्च क्वालिटी को बनाया भी जाए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मेहनत करने का मैं पूरा संघर्ष करता रहता हूँ दोस्तों। तो आपका आता है फिर तापदीप द्वारा। तो ये जलने के द्वारा आपको समझ में आया हो दोस्तों। फिर आता है तापदीप। अब तापदीप क्या होता है दोस्तों, जब पदार्थ को हम तापदीप्त होने तक गर्म किया जाता है तो वह प्रकाश देने लगता है। इस प्रकार के प्रकाश दो स्रोत होते हैं। जैसे अब आपका था कि प्राकृतिक दिन का प्रकाश, जैसे सूर्य का हो गया आपका, उसका फिर आता है तापदीप्त विद्युत प्रकाश। फिर इसमें भी दो आपको निर्धारित किए गए हैं। जैसे आप फर्स्ट नंबर पे कि प्राकृतिक प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया। इसमें आपको लिखा है कि मनुष्य द्वारा सबसे पहले एवं सबसे पुराना जाना जाने वाला प्रकाश जो है वो सूर्य ही है। इसमें विकिरण हमें देखने की अनुमति नहीं देता है, किंतु जीवन का सहारा देने वाली प्रक्रिया इसी के माध्यम से उत्पन्न होती है। यानी कि इससे तो हमें क्या होता है कि जो हमें देखने का प्रयास करते हैं, यानी कि इसके जो विकिरण होते हैं उसको हम नहीं दे सकते, लेकिन जो जीवन जीने का जो प्रयास है उसे हमें यहाँ पे पूर्ण रूप से मिलता है। फिर आता है ऐसे कमरे में जो है ऐसे कमरे जिसमें सूर्य यानी कि सूर्य का प्रकाश उजाला आता है, उसमें जीवंतता होती है। सूर्य के प्रकाश का भी छाया देने वाले उपकरणों द्वारा सावधानी पूर्वक नियंत्रण किया जा सकता है, जैसे लटकाए जाने वाले पर्दे या ब्लाइंड द्वारा, क्योंकि सूर्य की जो प्रत्यक्ष किरण है वो काफ़ी तीव्र होती है और तकलीफ उत्पन्न करती हैं। भूमि स्थल सज्जा में यदि छायादार वृक्ष लगाए जाएं तो यह ऊष्मा और चकाचौंध की समस्या को हल करने में सहायक होते हैं। फिर आता है सेकेंड नंबर तापदीप्त विद्युत प्रकाश। तापदीप्त विद्युत प्रकाश। अब इसमें आपका आता है जी तापदीप्त विद्युत प्रकाश होता है। इसमें ये तापदीप्त होता क्या है, जैसे यह प्रकाश टंगस्टन फिलामेंट का ऊष्मा को प्रकाश बल्ब में उत्पन्न करके प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार के बल्ब कई विस्तृत श्रेणी में प्राप्त होते हैं। इसका आकार 3 वाट से 10,000 वाट तक होता है। यह बल्ब कई रंगों में पर्याप्त होते हैं, जैसे आपका आता है नीला हो गया, गुलाबी हो गया, पीला हो गया, हरा हो गया। अब आजकल देखते हैं अगर घरों में इसी कलर के बल्ब लगाए जाते हैं। तो सभी प्रकार के बल्ब कई आकार और परिसज्जाओं में मिलते हैं। बल्ब में फ्रॉस्ट की सतह वाले बल्ब भी होते हैं जो प्रकाश को हल्का और विस्तृत करते हैं और चकाचौंध को न्यूनतम करते हैं। यह बल्ब फिलामेंट ट्यूब की अपेक्षा लगाने में क्या होता है, कम खर्चीले होते हैं और तुरंत प्रकाश देते हैं और अधिक प्रकाश मिलता है। इन बल्बों में जो है फ्लोरोसेंट प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर आता है आपका थर्ड नंबर। अब इसमें क्या है कि विद्युत डिस्चार्ज स्रोत। अब ये विद्युत आपका डिस्चार्ज स्रोत कौन सा होता है, इसमें आपका आएगा कि विद्युत डिस्चार्ज लैम्प में जैसे गैस आपका होगा या वाष्प के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होने वाले पर प्रकाश उत्पन्न होता है। आंतरिक स्थानों में उपयोग हेतु केवल 2 प्रकार के उपयुक्त होते हैं। कौन कौन से हैं, फर्स्ट नंबर आपका है फ्लोरोसेंट। अब फ्लोरोसेंट के में जो इसमें विद्युत डिस्चार्ज आते हैं, इसमें आपका आता है कि फ्लोरोसेंट प्रकाश में ट्यूब मर्क्यूरी वेपर से भरी होती है और ट्यूब के अंदर का भाग एक विशिष्ट पाउडर से आच्छादित होता है। जो ये मरकरी वेपर होता है इसी के जो होता है वो फ्लोरोसेंट प्रकाश के जरिए से भरा होता है। जब ट्यूब के दोनों ओर कैथोड वाष्प की क्रियाशील करते हैं तो इसके कारण फ्लोरोसेंट आच्छादन यानी कि क्या होता है, आच्छादन होने लगता है।
यानी आच्छादन के प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। और यह ट्यूब नलीदार सीधी वृत्ताकार का यू आकार की होती है। और इस फ्लोरोसेंट स्रोत का एक विशेष लाभ जिसकी लंबवत रेखाकृत, जिसके कारण यह सभी सजावटी स्थानों, रसोई घर के कैबिनेट व शेल्फ हेतु सुविधाजनक होती है। चूँकि फ्लोरोसेंट की जो स्थापना वो अधिक जटिल होती है, अतः यह अधिक महंगी होती है, किंतु फिर भी यह ट्यूब अधिक समय तक चलती हैं, ठंडी होती हैं, कम चकाचौंध करती हैं और सामान्य प्रकाश बल्ब की अपेक्षा 1/3 से 1/5 भाग कम विद्युत प्रकाश की उपयोग में करती हैं। फिर आता है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर आपका आता है कि नियोन प्रकाश। नियोन प्रकाश क्या है? इसमें आता है जो नियोन प्रकाश को तकनीकी रूप में कोल्ड कैथोड के नाम से जाना जाता है। जो आपका नियोन प्रकाश होता है वो क्या होता है? कोल्ड कैथोड के नाम से जाना जाता है। इसका सबसे प्रचलित उपयोग है वो साइन बोर्ड बनाना है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह किसी भी स्वरूप में आकार ले सकता है, इसका भी जीवन लंबा होता है और देख रेख की समस्या बहुत कम होती है। नियोन प्रकाश का उपयोग कमरे में अतिरिक्त चमक और उत्तेजना प्रदान करने हेतु किया जाता है। आजकल कई कलाकार नियोन प्रकाश का उपयोग जो है वो प्रकाश की मूर्तियों को बनाने हेतु करते हैं। कुछ आधुनिक स्रोत, अब आपका जो कुछ आधुनिक स्रोत है वो कौन से हैं? जैसे आपका आता है कि नंबर 1 नारंगीपन लिए हुए बल्ब, सेकंड नंबर सोडियम और पारद लैंप, थर्ड नंबर आता है उच्च दाब मर्क्यूरी लैंप, फोर्थ नंबर आता है आपका कि निम्न दाब मर्क्यूरी लैंप। फिर आता है आपका प्रकाश के प्रकार। अब प्रकाश के प्रकार कौन से हैं? यानी आधारभूत जो प्रकाश वो 5 प्रकार के आपके प्रकाश निर्धारित किए गए हैं, वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे आपका आता है फर्स्ट नंबर कि प्रत्यक्ष प्रकाश। इसमें आपका कि प्रत्यक्ष प्रकाश हल्के और गहरे के बीच सबसे तीखा विपरीत प्रभाव उत्पन्न करता है और अति नाटकीय छाया उत्पन्न करता है। चूँकि इसमें प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से वस्तु के ऊपर चमकता है, अतः यह तीव्र चकाचौंध उत्पन्न करता है। यदि परावर्ती बल्ब का उपयोग किया जाता है तो यह चकाचौंध कम की जाती है। चकाचौंध का मतलब होता है तो जब आप बल्ब की तरफ देखते हैं, जो उसमें से जो प्रकाश निकलता है आपकी तरफ, वो आंखें क्या होती है आपकी बंद होने लगती हैं, यानी दिखाई नहीं पड़ता है, ब्लैक कलर का दिखाई देता है। तो इसी को हम कहते हैं चकाचौंध होने, यानी आपका चकाचौंध हो जाती है। आगे की ओर झुके हुए लैंप और ट्रैक प्रकाश जो है वो प्रकाश प्रत्यक्ष प्रकाश का उदाहरण है। नीचे की ओर प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश व्यवस्था उत्पन्न करने में प्रत्यक्ष प्रकाश उत्पन्न होता है। अब जैसे आपका आता है इसमें कि इस प्रकार की प्रकाश जो व्यवस्था है वो पौधों के समूहों की किसी मूर्ति को महत्व देने के लिए की जाती है। और यदि परावर्ती बल्ब का उपयोग किया जाता है तो पढ़ने या अन्य कार्य के लिए इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसको प्रकाश व्यवस्था की जा सकती है। फिर आता है सेकंड नंबर अप्रत्यक्ष प्रकाश। अब आपका अप्रत्यक्ष प्रकाश किस तरीके से होता है? हमने आपको इससे पहले प्रत्यक्ष प्रकाश बताया था, तो ये था आपका प्रत्यक्ष प्रकाश। और आपका आता है अब अप्रत्यक्ष प्रकाश। इसमें लिखेंगे आप लोग कि अप्रत्यक्ष प्रकाश ऐसे प्रकाश स्रोत से उत्पन्न किया जाता है जो छुपा हुआ होता है। प्रकाश की दिशा छत की ओर, मेहराब की ओर या किसी अन्य सतह पर होती है जहाँ से परावर्तित होकर कमरे की ओर लौटती है। अप्रत्यक्ष प्रकाश सामान्यतः किसी प्रकार की छाया उत्पन्न नहीं करती हैं और यह सामान्य प्रकाश हेतु आदर्श होता है। यद्यपि यदि इसे अकेले उपयोग में लाया जाए तो यह सादा और अरुचिप्रद लगता है। और अप्रत्यक्ष प्रकाश को जब हम, तो इस तरीके से आपका था अप्रत्यक्ष प्रकाश। तो आपको लोगों को अप्रत्यक्ष प्रकाश समझ में आया होगा। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट घरों में प्रकाश व्यवस्था। अब इसमें आपका आता है कि जिस प्रकार एयर कंडीशनिंग हमारे घर को किसी विशेष ऋतु में शारीरिक आराम प्रदान करती है, उसी प्रकार लाइट कंडीशनिंग हमारे घर में दृष्टिगत संतुष्टि प्रदान करती हैं। दोनों ही हमारे रहने के स्थान का अधिकतम उपयोग करने की अनुमति प्रदान करते हैं, जिसमें अधिक से अधिक आराम, स्वतंत्रता और सुविधा प्राप्त होती है। पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था हमें अपने घर के हर भाग में किसी भी समय कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है। यह सुविधा दृष्टिगत आराम, सौंदर्य और रखने की लोचमयता प्रदान करता है। पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था से घर के कमरे बड़े दृष्टिगत होने लगते हैं, रंग अधिक अच्छे दृष्टिगत होते हैं और
जो परिसज्जा अधिक आकर्षक दिखती है। हर स्थान को अधिक उत्तम उपयोग होता है। यह सभी स्थितियां रहने का उत्तम तरीका प्रस्तुत करती है और हमारे घर को आनंद हेतु प्रस्तुत करती हैं। घरों में प्रकाश व्यवस्था को दो शीर्षक में विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर दिन की प्रकाश व्यवस्था और सेकंड नंबर आता है कृत्रिम प्रकाश तकनीकी। तो ये आता है घरों में प्रकाश की व्यवस्था। तो आपको घरों में प्रकाश की व्यवस्था आती है, तो ये दोनों आपको घरों के में आ गया। अब आपका आता है दिन की प्रकाश व्यवस्था। नहीं, दिन में आपको प्रकाश की व्यवस्था, मान लो अभी अंधेरा हो जाता है तो दिन में कैसे आप प्रकाश की व्यवस्था करेंगे वो आपको यहाँ पे आता है। अब जब दिन का प्रकाश है तो सूर्य की दृष्टिगत विकिरण ऊर्जा है जो द विजिबल रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन है, जो कि रंग और तीव्रता में भिन्न होती है और साथ ही मनोवैज्ञानिक प्रभाव से भी भिन्न होती है। दिन का प्रकाश के उपयोग से शारीरिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक लाभ प्राप्त होते हैं। आधुनिक समय में ऐसी विधियां की खोज की गई जिसके द्वारा वस्तु विज्ञान या प्रकाश विशेषज्ञ इस बात का बिल्कुल सही अनुमान लगा लेते हैं कि घर के आंतरिक भाग में किसी विशिष्ट स्थान पर दिन के प्रकाश की कितनी मात्रा उपलब्ध होगी। इससे उस क्षेत्र की खिड़कियां की स्थिति और आकार के निर्धारण से सहायता मिलती है तथा साथ ही इसमें आंतरिक प्रकाश व्यवस्था के आयोजन में इस रूप में सहायता मिलती है कि दिन के प्रकाश का अधिक उपयोग किया जा सके और कृत्रिम प्रकाश के साथ उपयुक्त एकीकरण किया जा सके। तो ये होता है दिन का। मान लो आप घर बनवाते हैं तो घर में आप लोग रोशनदान लगवाते हैं, खिड़कियां लगवाते हैं, दरवाजे लगवाते हैं, तो ये सारे आपके प्रकाश के स्रोत हो जाते हैं। तो ये आपको दिन में आपको इस तरीके से स्रोत मिलते हैं। रोशनदान लगवाते हैं आप लोग तो क्या होता है कि इससे आपको जो उजाला हो वो आपको दिन में मिलते रहते हैं। और फिर आपको खिड़की हो गई, अब खिड़की के द्वारा आपको मिलता है। तो इस तरीके से आपका सारे ये पॉइंट्स होते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो ज़रूर शेयर करते रहे दोस्तों। तो ये था आज की क्लास, इतने ही। और अगली वीडियो में हम आपके साथ मॉडल पेपर के साथ उपस्थित होंगे और जितने भी प्रश्न आपके नहीं बताए हैं वो आपको मैं मॉडल पेपर के जरिए एक एक करके प्रश्न सारे बता देंगे दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। अगली वीडियो तक इंतजार करिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए दोस्तों, जय हिंद।